हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं हूँ गणेश कसौधन और गुप्ता सर क्लासेज में आज आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम का लेक्चर नंबर 4। आज के इस लेक्चर में हम एप्सिलॉन जीरो मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अथवा इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसका बीमीय सूत्र हम आज के टॉपिक में बताएंगे का बीमीय सूत्र और बताएंगे। दूसरा टॉपिक होगा जो बोर्ड के एग्जाम में, इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इस टॉपिक से कोई न कोई सवाल जरूर आता है बोर्ड की परीक्षा में। तो उस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। आज इलेक्ट्रिक फील्ड पर पूरा डिस्कस होगा और निर्वात की विद्युतशीलता का बीमीय सूत्र होगा। आज का दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आज का टॉपिक अच्छे से नोट्स बनाएंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट में लिखिए और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशनल फार्मूला सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे वैद्युत क्षेत्र पर। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन जीरो। वैसे कहते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला जब भी किसी का भी लिखना होता है तो एक ऐसा फार्मूला लिखते हैं जिसमें वो भौतिक राशि हो, वह राशि हो, वो क्वांटिटी हो, तभी उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए हम एक फार्मूला लिखते हैं जिसका नाम है वैद्युत बल। और ये वैद्युत बल कूलाम का नियम दिया गया था, कूलाम के नियम द्वारा दिया गया था वैद्युत बल के मान का की गणना के लिए। उसी का एक फार्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटे R²। ये एक ऐसा फार्मूला है जो दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के मान की गणना करता है और इस फार्मूले को दिया गया था कूलाम के द्वारा। आज इसी फार्मूले के सहायता से हम एप्सिलॉन जीरो का बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे और इसी से मात्रक भी हम पता कर लेंगे। वैसे इसके बारे में, इस सब फार्मूले के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर में हो चुका है। तो आज हम चलिए पक्षांतरित करते हैं। जिसका बीमीय सूत्र लिखना है उसके एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर देते हैं। तो जब भी पक्षांतरित करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक ये लाइन बना लेते हैं और इसको भी 1 कर देते हैं नीचे। इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें और इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें कर देते हैं। तो आता है F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू R² इक्वल टू Q1 Q2। ये ट्रांसफिकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हुआ और ट्रांसफिकेशन कर दें तो एप्सिलॉन जीरो को रोक लेते हैं, इक्वल टू हो जाता है Q1 Q2 और बटे F इंटू 4 पाई इंटू R²। अब देखते हैं कि ये 4 पाई का कोई बीमीय सूत्र होता नहीं है, इसका बीमीय सूत्र नहीं लिखते हैं। एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा Q का बीमीय सूत्र क्या होता है? Q एक प्रकार का आवेश होता है। Q क्या है? आवेश है। और एक बात हम जानते हैं, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, आवेश प्रवाह की दर को हम कहते हैं धारा I कहते हैं। तो इस प्रकार से Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू T हो जाएगा।
अब जो है आई का एसआई पद्धति में मात्रक होता है एम्पियर और इसकी बीमी सूत्र के लिए 1 से डिनोट करते हैं। टी का मात्रक होता है सेकेंड और इसका बीमी सूत्र के लिए टी से डिनोट करते हैं। तो क्यू का बीमी सूत्र हो जाएगा एटी। क्यू का बीमी सूत्र एटी। नीचे है एफ। एफ का बीमी सूत्र होता है एम एल टी पावर -2 और ये है आर स्क्वायर। आर एक प्रकार की दूरी होती है और दूरी के लिए एल का प्रयोग किया जाता है। अब इन सब वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो मिलता है ए टी और 2 बार क्यू है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। नीचे मिलता है एम एल टी पावर -2 और ये एल आर स्क्वायर था तो एल का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस एल के पावर को अंदर ले जाएंगे तो एल की पावर 2 मिलेगा और इस एल की पावर 1 है तो कुल मिला जुला करके हो जाएगा क्या, अब साइलेंट जीरो इक्वल टू हो जाएगा ए टी स्क्वायर और ए पर 1 और नीचे हो जाएगा एम पावर 1 एल पावर 3 और टी पावर -2। ऊपर लेते जाते हैं सबको तो साइलेंट जीरो इक्वल टू हो जाएगा एम पावर -1 एल पावर -3 और टी पावर माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस +2 ऊपर भी है 4 और ए पावर 1। ये इसका साइलेंट जीरो का बेमेल सूत्र हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब हम अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड और वैद्युत क्षेत्र। चलते हैं, इसे पोस्ट करके नोट कर लेंगे वीडियो को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करेंगे हम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में कैसे लिखा गया, किस प्रयोग के आधार पर लिखा गया, उस प्रयोग को हम ध्यान देख लें। एक हम प्लस क्यू आवेश लेते हैं, प्लस क्यू आवेश, और इसके चारों तरफ एक परीक्षण चार्ज को एक ऐसा चार्ज घुमाते हैं, इसके चारों तरफ ले आसपास दूर हटा करके पास ला करके घुमाते हैं और उस चार्ज पर लगने वाले बल का हम अनुभव करके देखते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ पर है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई प्लस Q0 चार्ज है यहाँ पर स्थित और यहाँ पर ये आवेश है। इस आवेश के कारण इस पर बल लगना चाहिए था, लेकिन इतना दूर है कि यहाँ पर बल का अनुभव नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर बल का अनुभव नहीं हो पा रहा है। अब इस चार्ज को यहाँ पर करीब लाते हैं, यहाँ पर जैसे ही ये चार्ज प्लस Q0 यहाँ पर आया तुरंत इस पर एक प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ लगने लगा, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस दोनों प्लस है तो दोनों के कारण प्रतिकर्षण बल, दोनों समान आवेश है, प्रतिकर्षण बल लगने लगा। अच्छा, यही आवेश जब यहाँ पर था तो कोई बल नहीं लग रहा था, लेकिन जब यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर तो बल लगने लगा। अब इसी आवेश को घुमाते रहें, यहाँ पर आया प्लस Q0 तो 20 पर कोई चार्ज बल लग रहा है। यही आवेश घुमाते घुमाते यहाँ पर ला दिए, यहाँ पर तो इधर बल लगने लगा। यही प्लस Q आवेश यहाँ पर ला दिए तो इधर की तरफ बल लगने लगा और यही प्लस Q आवेश यहाँ पर लाए तो यहाँ पर बल लगने लगा। चारों तरफ ऐसा घुमाने पर ये पता चला कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इस प्लस Q आवेश पर एक बल का अनुभव किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाहर कोई आवेश है तो कोई बल का अनुभव नहीं किया जा रहा है। जैसे ही इस लाइन के इर्द गिर्द आता है तुरंत ही बल का अनुभव किया जाने लगा। अच्छा, ये अंदर आ जाते हैं
तो और तेज बल बढ़ जाता है, और अंदर आए तो बल का मान और तेज बढ़ गया। मतलब ये ऐसा इस पूरे अंदर एक ऐसा जगह है कि जहाँ पर कहीं पर भी कोई आवेश अन्य आवेश रख देते हैं तो उस पर वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है। अब ये जो क्षेत्र है जहाँ पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा रहा है इस आवेश के कारण, ये पूरा क्षेत्र इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अच्छा, ये आवेश क्यों लाया गया? क्योंकि वैद्युत बल का परीक्षण करने के लिए कि वैद्युत बल कहाँ पर लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा है, इसलिए इस आवेश का नाम रखते हैं परीक्षण आवेश। क्या नाम रखते हैं? परीक्षण आवेश। अच्छा, ये आवेश ऐसे 2D में घुमा रहे हैं, 3D में घुमाए, यहाँ पर आवेश रख दें तो भी इधर बल लगने लगा, अंदर की तरफ उधर रख दें उधर तो भी बल बाहर की तरफ लगने लगेगा। अर्थात ये जो वैद्युत क्षेत्र है 2D नहीं है, 3D स्पेस है। क्या है? 3D स्पेस है। अब हम परिभाषा देखिए कैसे लिखते हैं। ये कोई आवेश है जिसके चारों तरफ का एक ऐसा ये क्षेत्र है जिसके भीतर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है, अर्थात ये क्षेत्र क्या है? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। तो परिभाषित करते हैं कैसे? यहाँ पर हम परिभाषा लिख दे रहे हैं। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो परिभाषा फिर से सुन लें। किसी आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके भीतर कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिखा जा सकता है। The 3D space around any charge or group of charge in which any other charge experience electrostatic force, the 3D space are called the electric field of that charge. The 3D space around any charge or group of charge in which any other charge particle experience
electrostatic force, the 3D space are called the electric field or that charge. तो ये वैद्युत क्षेत्र जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, ये कैसा स्पेस होता है? 3D स्पेस होता है. हाँ, एक बात और लिख सकते हैं, outside the electric field, any charge particle do not experience any electrostatic force. मतलब वैद्युत क्षेत्र के बाहर जो है कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी प्रकार के वैद्युत बल का अनुभव नहीं करता है. ये रहा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन. आगे और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड की से रिलेटेड टर्म को देखते हैं, कौन कौन से टर्म होते हैं. और देखिए कौन कौन से टर्म हो सकता है. मान लेते हैं ये कोई चार्ज पार्टिकल है और ये इसके चारों तरफ का क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इस चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर हम रखते हैं पॉजिटिव, तो निश्चित रूप से ये इधर की तरफ एक फोर्स का अनुभव करेगा और ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा? इधर की तरफ मूव करेगा. हाँ, अगर अलग बात है कि अगर कोई ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल रहा होता तो इसे पर भी फोर्स लगता. अलग बात है कि ये अंदर की तरफ ये लगता और ये चार्ज पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करने लगता. तो ये बात क्लियर है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अवश्य लगेगा. अब ये कैसा लगेगा? अट्रैक्टिव रहेगा कि रिपल्सिव रहेगा? ये चार्ज के नेचर पर डिपेंड करता है. तो एक बात कहते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, तो निश्चित रूप से वह क्या करेगा? मोशन करेगा, गति करेगा. ये स्थिर नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स के प्रभाव में ये क्या होगा? गतिशील हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ गतिशील होगा, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ गतिशील होगा. ये बात तो क्लियर है. तो हम लिखते हैं क्या अगले पॉइंट में? वैद्युत क्षेत्र के भीतर यदि कोई आवेश स्वतंत्र है तो, हाँ, यदि कोई आवेश स्वतंत्र है, अगर धन आवेश है तो देखें, यदि कोई धन आवेश स्वतंत्र है तो वह धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है या करेगा. मतलब अगर कोई धन आवेश इसमें छोड़ दिया जाए वैद्युत क्षेत्र में, तो धन आवेश उधर ही गति करेगा जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी. जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र
होगा उसी दिशा में ये गति करेगा। अगर धन आवेश इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो इस आवेश से उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे आउटवर्ड होगा। अगर देखें ये माइनस आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश लिया गया है और ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर हम कोई प्लस आवेश Q0 रख दिए तो जान लें इसकी गति किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। तो इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगा, और इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, और इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। चाहे कोई आवेश हो, एक बात जरूर क्लियर है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही दिशा होगी जिधर धन आवेश मूव करेगा। धन आवेश के मोशन की दिशा ही क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो इस बात से क्लियर है क्या, एक बात क्लियर है, पॉजिटिव आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, आवेश से बाहर की ओर होगी। अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो लिखते हैं क्या, इफ एनी पॉजिटिव चार्ज और free in electric field, then this positive charge move along the direction of electric field. क्या लिखें, if any positive charge are free in electric field, then this positive charge move along the direction of electric field. अगर कोई धन आवेश वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थित है, स्वतंत्र है, तो ये जान ले कि वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा, अच्छा, इन दोनों फिगर से एक बात क्लियर है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज is inward directed to charge and due to नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज आउटवर्ड डायरेक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज, and due to negative charge electric field inward directed
इनवर्ड डायरेक्टेड। मतलब यह हुआ धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से बाहर की ओर और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। अंदर की ओर होगी, ऋण आवेश के कारण अंदर की ओर होगी। वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हम देखेंगे, उसके पहले इसे बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अगले पॉइंट में देखिए हम क्या बोलते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र की दिशा लगातार बदल रही हो तो धन आवेश के चलने की दिशा भी लगातार बदलेगी। मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लगातार बदल रही है, वेरिएबल है, चेंजेबल है, डायरेक्शन वेरिएबल है, तो जान लें उसमें रखा हुआ धन आवेश, अगर धन आवेश कोई रखा है तो उसके चलने की भी दिशा भी लगातार क्या होगी, बदलती जाएगी या बदलती रहेगी। इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलने पर धन आवेश की चलने की दिशा भी बदल जाएगी। If the direction of electric field continuously changed, then positive then the direction of motion of positive charge also changed. Of positive charge also continuously change. मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलने पर क्या होती है, वैद्युत आवेश, धन आवेश की चलने की दिशा भी बदल जाती है। ये तो रहा वैद्युत क्षेत्र की कहानी। अब हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पर वैद्युत बल रेखा के बारे में।
अगला हमारा टॉपिक होगा वैद्युत बल रेखा। इसको इरेज करते हैं तब तक। वैद्युत बल रेखा क्या है इसको जानें। वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा। एक बार जान लें, वैद्युत बल रेखा जो है एक प्रकार का काल्पनिक रेखा होता है। वैद्युत बल रेखा क्या है? एक काल्पनिक रेखा होता है जो केवल और केवल इतना ही बताता है कि धन आवेश के चलने की दिशा को, धन आवेश के चलने की दिशा को बताता है। ये एक स्मूथ कर्व होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स are those imaginary smooth curve on which free positive charge मूव, जिस पर चलता है। तो हिंदी में लिखें वैद्युत बल रेखा वो है काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई धन आवेश चलता है या गति करता है। तो वैद्युत बल रेखा क्या है? एक स्मूथ कर्व है जो ये बताता है कि धन आवेश किधर जाएगा, किस रास्ते पर जाएगा। ये धन आवेश के चलने का एक रास्ता होता है जो कि इमेजिनरी होता है, वो काल्पनिक होता है, दिखता नहीं है। अगर यहाँ पर ये एक ऐसा है जो वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई आवेश था लेकिन दिख नहीं रहा, तो वैद्युत क्षेत्र है या नहीं है इसकी पहचान इसमें कोई परीक्षण आवेश ला देते हैं। अगर ये परीक्षण आवेश कहीं गति करने लगा, चलने लगा अपने आप, तो समझ लेंगे ये वैद्युत क्षेत्र है। और अगर नहीं चल रहा है, ऐसे रुका है, तो वैद्युत क्षेत्र नहीं है। और डायरेक्शन जानना है कि इधर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ से इधर है कि इधर है कि यहीं से इधर है, इधर है, ऐसा जानना है। तो इसके सेंटर से इधर एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और ये टेस्ट चार्ज अगर इधर गति करने लगा तो समझ लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। और यहाँ पर कोई धन आवेश रखा है, इसका मतलब कोई धन आवेश रखा है जिससे यहाँ पर वैद्युत बल रेखा निकल रही है। वैद्युत बल रेखा निकल करके अंदर से बाहर की ओर जा रही है। अंदर से बाहर की ओर वैद्युत बल रेखा जा रही है। क्यों अंदर से बाहर की ओर जा रही है? क्योंकि इस पर कोई धन आवेश रख रहे हैं तो बाहर की ओर जा रहे हैं। और धन आवेश क्या बताता है? वैद्युत बल रेखा को बताता है। धन आवेश क्या बताता है? वैद्युत बल रेखा को बताता है। ये वैद्युत बल रेखा कहाँ से किधर जा रहा है
यही बताता है धनावेश की गति। अगर किसी धनावेश पर यदि कहीं पर वैद्युत बल रेखा पर कहीं पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए, किसी बिंदु पर टेंजेंट खींच दिया जाए, तो टेंजेंट जो है उस पर खींचा हुआ स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर वैद्युत बल धनावेश के चलने की दिशा को बताता है। मान लेते हैं कोई ऐसे जा रहा है धनावेश, वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रहा है, और इस पॉइंट पर हम पूछें कि धनावेश की चलने की दिशा क्या होगी, तो इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर देंगे स्पर्श रेखा। और इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर छोड़ दिया जाए धनावेश, इधर वैद्युत बल क्षेत्र प्रभावी न हो, तो ये इधर की तरफ गति करेगा, ये आवेश इधर की तरफ गति करेगा। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धनावेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करता है। और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं, निष्कोण वक्र होती हैं। ये ऐसा होती हैं जो कहीं पर कोण नहीं बनाती हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वैद्युत बल रेखा ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, ये एंगल बन गया, ऐसा कभी नहीं होता है। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि ये गया और ऐसे ऐसे मुड़ गया, कहीं पर एंगल नहीं बनाएगा, कहीं पर एंगल नहीं बनाएगा। निष्कोण वक्र होता है, निष्कोण वक्र होता है। The tangent drawn at any point of electric lines of force represent the direction of motion of positive charge at that point. At that point, the tangent drawn at any point of electrical lines of force represent the direction of positive motion of positive charge at that point. उस बिंदु पर धनावेश की चलने की दिशा को प्रदर्शित करता है कौन? वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा की गुण। वैसे एक बात जरूर जान लें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वैद्युत बल रेखा के कारण ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वैद्युत बल रेखा के कारण ही होता है। जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं डेंसर होती हैं वहाँ पर वैद्युत बल रेखा की तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, रेयरर होती हैं, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। बहुत दूर हो जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0 हो जाती है। और 0 जब हो जाता है तो समझ लें कि वहाँ पर कोई फोर्स का अनुभव नहीं किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव नहीं किया जाएगा। तो अगला लेक्चर होगा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखा के गुण, जो नेक्स्ट डे देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।